हेलो फ्रेंड्स, न्यू इंडियन एरा के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अनमोल रतन श्रीवास्तव आपका यहाँ पे मोस्ट वेलकम करता हूँ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स को स्टडी कर रखा था, जिसमें एक वीडियो में हमने पूरी की पूरी वेव ऑप्टिक्स को कवर किया था और सेकेंड वीडियो में हमने उससे रिलेटेड 25 MCQ करवाए थे, जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ आपने सारी की सारी वीडियो देख रखी होगी और साथ ही साथ MCQ भी आपने सॉल्व कर रखा होगा। दोस्तों, मेरा टारगेट यही था कि वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में बने वो सारा का सारा पेपर आपके इस वीडियो से मैच करे, और आई थिंक मैं सक्सेस भी रहूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इधर उधर से या खुद से बना करके रखा है उसमें, और ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप उसको वीडियो को देखोगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। जितने क्वेश्चन आपको मिले वेव ऑप्टिक्स के सारे आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो और वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आप वीडियो देखोगे तो 100% श्योर है आपसे सारे के सारे क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स के सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, पोटेंशियल। ध्यान से देखिएगा पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, होता क्या है कि हमें पोटेंशियल के बारे में ऐसे ही बुक की नॉलेज प्रोवाइड कर दी जाती है कि यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी करके लेकर के आते हैं और उस कैरी करके लाने में जो हम टोटल वर्क डन करते हैं उसी को पोटेंशियल बोल देते हैं। बट ये तो हमें बुक की नॉलेज दे दी गई कि यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, उसको वहां से कैरी करके लेके आते हैं और जो टोटल वर्क डन करते हैं वही हमारे लिए पोटेंशियल हो जाता है उस पॉइंट के लिए। बट ये सिर्फ बुक की नॉलेज है। एक्चुअल में आप पोटेंशियल को कैसे समझोगे? एक्चुअल में अगर हम पोटेंशियल को समझना चाहें तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम ये समझ सकते हैं कि दो चार्ज अगर हैं, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, दोनों चार्ज को आपस में मिलाने की जो टेंडेंसी होती है ना, उसी को पोटेंशियल बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यही तो आपस में मिलेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव तो मिलेंगे नहीं, या नेगेटिव नेगेटिव आपस में नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। आप वैसे ही सोचिए, अगर आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, आप अपनी क्लास में बैठे हो और आपका दोस्त आता है, आपसे बोलता है भाई यार मैं अपना पेन लाना भूल गया, ठीक है, यार मेरे को पेन दे देना। आप चार पेन लेके बैठे हो, आपका दोस्त आपसे बोल रहा है यार मेरे को पेन दे देना, मैं अपना पेन लाना भूल गया। आप उसको ऐसे घूर के देखते हो, अरे पढ़ने किस लिए आते हो, तुम्हारे पास पेन नहीं है, किस लिए पढ़ने आते हो, निकल बेटा यहाँ से, है ना। अपने पास पेन नहीं है, आपके हाथों में 4 पेन होते हैं, बट आप अपने दोस्त को अबे पढ़ने किस लिए आते हो, पेन नहीं लेके आते, निकल लो बेटा यहाँ से, अपने पास पेन नहीं है, और आप उसको नहीं देते हो, उसको भगा देते हो। बट वहीं आपकी कोई क्लासमेट आती है और आपसे वो बोलती है प्लीज़ एक पेन दे दो, है ना। तो आपका रिप्लाई क्या होता है, कौन सा चाहिए, रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, ब्लैक चाहिए, आप उसको ऑप्शन देते हो येलो चाहिए। तो आप उसके पास मल्टीपल ऑप्शन रख रहे हो कि कौन सा पेन चाहिए। वहीं आपका दोस्त आता है जब आपसे पेन मांगने के लिए, तो आप उसको भगा देते हो, बेटा किस लिए स्कूल आते हो, तुम्हारे पास जब पेन नहीं है तो फिर स्कूल किस लिए आते हो, है ना। तो ये रहा प्रोसेस कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, जबकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो रही बात पोटेंशियल की, अब ध्यान से सुनिएगा, जब अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, किसी कारण से अगर ये एक दूसरे को खींच नहीं पाते हैं, इनके पास थोड़ी सी ऊर्जा कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक आपस में मिल नहीं पाते हैं। जब दो चार्ज आपस में मिल नहीं पाते हैं, मतलब इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये आपस में एक दूसरे से मिल सके। इस चार्ज की भी इस चार्ज से मिलने की टेंडेंसी और इच्छा है, काफ़ी इच्छा है, और इस चार्ज की भी इस चार्ज से मिलने की काफ़ी इच्छा है। ऐसे में जब दोनों की मिलने की, एक दूसरे से मिलने की जो इच्छाएं हैं ना, वो बहुत हाई हो जाती हैं, तो हम बोलते हैं मिलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इनको मिलना बहुत कंपलसरी हो चुका है, तो उनको हम उतनी ज़्यादा एनर्जी देते हैं कि जल्दी से जाकर के आपस में एक दूसरे से मिल सके। तो दो चार्जेस को आपस में मिलाने की जो टेंडेंसी होती है उसी को पोटेंशियल बोलते हैं। दो चार्जेस को आपस में मिलाने की जो टेंडेंसी होती है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। अब चार्ज को आपस में मिलाने के लिए मुझे कुछ वर्क डन करना होगा, चार्ज को आपस में मिलाने के लिए मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन हमारे पास क्या हो जाता है, पोटेंशियल के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। जो वर्क डन हम करते हैं ना चार्ज को आपस में मिलाने के लिए, वही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल के फॉर्म में कंजर्व हो जाता है। तो पोटेंशियल को हम बेसिकली समझ सकते हैं, पोटेंशियल को V = W/Q0 से। इस यूनिट चार्ज को किसी अदर चार्ज से मिलाने के लिए जो हम वर्क डन कर रहे हैं उसी वर्क डन को क्या बोलते हैं, हम पोटेंशियल बोलते हैं।
और इस पोटेंशियल के अगर हम यूनिट की बात करें तो पोटेंशियल, पहले तो ये जान ले पोटेंशियल इज अ वेक्टर और स्केलर। मैं आपको बताऊं, अगर चार्ज को हम मिलाने का काम कर रहे हैं ना, तो उसमें डायरेक्शन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि चार्ज किसी भी तरीके जाकर के मिल ले आपस में, ठीक है। तो ये एक एनर्जी है, ठीक है, ये क्या है, एक एनर्जी है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। अगर यूनिट आया तो फिर इसका डायमेंशन भी होगा। डायमेंशन कैसे निकलेगा, जूल का इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, जूल का डायमेंशन होता है ml2t-2, ठीक है, और कूलम का क्या होता है, AT होता है, ठीक है, एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या निकल के आएगा, ml2t⁻³ A⁻⁻1। पोटेंशियल का जो डायमेंशन हो जाता है, क्योंकि डायमेंशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो कई बार हम डायमेंशन निकालने में फेल हो जाते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन हमारा छूट जाता है। तो मेरी कोशिश यही रहे हमसे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो पोटेंशियल का यूनिट हमने देखा जूल पर कूलम, या इसी जूल पर कूलम को ही हम वोल्ट बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। जूल पर कूलम को ही क्या बोलते हैं, हम वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या आया, ml2t⁻³ A⁻⁻1, ये इसका डायमेंशन रहा है। और पोटेंशियल होता क्या है, दो चार्ज को आपस में मिलाने की टेंडेंसी होती है। अगर दोनों चार्ज, अच्छा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, दोनों चार्ज के आपस में मिलने की टेंडेंसी जितनी ही हाई होगी, पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये तेजी से एक दूसरे से मिलना चाहेंगे, और जब इतनी जल्दी से एक दूसरे से मिलना चाहेंगे तो मुझे ज्यादा से ज्यादा वर्क करना होगा इनको आपस में मिलाने के लिए, और जब मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो मेरा पोटेंशियल भी क्या होगा, उस टाइम हाई होगा, ठीक है। तो आप जब चीजों को ऐसे डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे ना, तो चीजें आपको कभी रट्टा नहीं मारनी पड़ेगी, और सारी की सारी चीजें आपके बहुत ही आसान लगेंगी, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं कि पोटेंशियल हमारे पास हो गया। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका यूनिट होता है जूल पर कूलम या वोल्ट, और इसका डायमेंशन होता है ml2t⁻³ A⁻⁻1। पोटेंशियल अपने पास हो गया। अब पोटेंशियल के बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, देखिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। जब भी आपको ग्रेडियंट लिखना हो किसी भी चीज का, चाहे वो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो चाहे वो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो, अगर आपको ग्रेडियंट लिखना है तो आप सीधे लेंथ से क्या कर दोगे, उसको डिवाइड कर दोगे। जब भी आपको ग्रेडियंट लिखना हो तो आप उसको क्या करो, सीधे लेंथ से डिवाइड करो। ये ट्रिक है, चोर वाला तरीका है, बट अपने काम का है ना, तो काम की चीज़ें हो चाहे वो चीटिंग से आए या कहीं से आए, बस अपने काम की होनी चाहिए, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ग्रेडियंट लिखने का एक सिंपल सा तरीका है, चाहे वो पोटेंशियल ग्रेडियंट या वेलोसिटी ग्रेडियंट कोई भी हो, तो आपको ग्रेडियंट जब भी लिखना हो तो आप सीधे उसको लेंथ से डिवाइड कर दो। तो लेंथ से अगर आप डिवाइड कर दो तो वो सीधे क्या हो जाता है, ग्रेडियंट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखना है, तो मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे लिखूंगा, ΔV/ΔL या ΔR। R भी क्या है, एक लेंथ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाता है, ΔV/ΔR। और ये इक्वल होता है किसके, अगर माइनस साइन लगा दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, इक्वल होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस ΔV/ΔR इज इक्वल टू क्या होता है, E होता है। समझ में आया, कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास पोटेंशियल हो गया और पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। अब मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक डाइपोल है। क्या है, एक डाइपोल है, और उस डाइपोल की वजह से, जैसे मैंने अपने 11th क्लास में निकाला होगा कि डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस डाइपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया होगा। बट यहाँ पे हम एक रैंडम सा इक्वेशन लिखेंगे जिसमें मुझे अलग अलग इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एक डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे जिसके बिहाफ पे हम डायरेक्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक बार थिंकिंग करो कि एक्सियल के लिए कौन सा था, इक्वेटोरियल के लिए कौन सा था। आप सीधे थीटा की वैल्यू चेंज करो, आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल,
डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा ये हम लोग देखते हैं। और पोटेंशियल की वैल्यू हो जाती है डाइपोल की वजह से V इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r² इंटू cos थीटा। ठीक है, डाइपोल की वजह से उसके रैंडमली किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है 1/4πε0 P/r² इंटू cos थीटा। ये वैल्यू में आपको सिर्फ और सिर्फ थीटा की वैल्यू चेंज करनी है, अलग अलग फॉर्मेट पे आपको पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मान लिया आपको एक्सियल की बात करनी है, ठीक है, कि उस डाइपोल की वजह से एक्सियल पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी एट एक्सिस। एक्सिस का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ध्यान से देखना, अपने पास ये डाइपोल है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, क्योंकि डाइपोल के लिए कंडीशन क्या है, डाइपोल के लिए कंडीशन है कि दो इक्वल चार्ज जिनका दो चार्ज ऐसे हो जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, बट साइन अपोजिट होना चाहिए, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, और ये दोनों चार्ज एक दूसरे से मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे रखे होने चाहिए। तो अगर ये डाइपोल है मेरे पास, तो इसके एक्सिस का मतलब हो गया यहीं पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, तो उसको क्या बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। अब आप खुद ही देखिएगा इस डाइपोल से ये पॉइंट किस एंगल पर है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों अलाइन है, और अलाइन होने पर थीटा कितना हो जाता है 0 डिग्री। तो एट एक्सिस की अगर हम बात करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और वहां पे मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r², क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। मैथ वाले सर आपको पढ़ाएंगे cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, आपने पढ़ा भी होगा 10th स्टैंडर्ड पे। ठीक है, अब बात करते हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट। एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, थीटा, ध्यान से सुनिएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, ये मेरे पास डाइपोल है जिसमें -q और +q चार्ज रखा हुआ है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, बट साइन अपोजिट है। इसके इक्वेटोरियल बोले तो इसके मिड पॉइंट से ठीक परपेंडिकुलर, इसके मिड पॉइंट से ठीक परपेंडिकुलर जो पॉइंट है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। अब आप खुद ही देख लो, इस डाइपोल की वजह से इसके ठीक परपेंडिकुलर जो पॉइंट है ना, उसका एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री ना, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो हम थीटा कितना रखेंगे 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो तुरंत मेरे पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। और ये एक ऐसा कंडीशन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, किसी भी डाइपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन आपका 0 लिखा रहेगा। तो इसलिए आप 0 नहीं मारते हो, क्योंकि आपको लगा 0 कैसे हो सकता है यार, 0 होगा तो फिर वैल्यू देगा ही नहीं, क्योंकि हमें 0 का जब ऑप्शन आता है ना तो हम एक बार शॉक्ड होते हैं कि इसको लगाएं कि ना लगाएं। 0 कम होने के चांसेस होते हैं ना कि ऑप्शन यार 0 कैसे हो जाएगा, डाइपोल है तो उसकी वजह से पोटेंशियल तो होगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने फाइंड किया है, तो वो आपके मन में घर कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, जिसकी वजह से हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0 हो जाएगा। डन है, तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है 0 होगा। क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। फर्स्ट ऑप्शन इज योर 0, तो 0 ऑप्शन इज करेक्ट। डन है, अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, अभी तक हमने जो देखा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट और पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल देखा। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट होती है वो जूल पर कूलम होती है, और डायमेंशन होता है ml2T-3A-1, और इसका यूनिट वोल्ट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में पोटेंशियल होता है दो चार्ज को आपस में मिलाने की टेंडेंसी। अब ये दोनों चार्ज की आपस में मिलने की टेंडेंसी अगर हाई है ना, एक दूसरे से बहुत तेजी से मिलना चाहते हैं, तो पोटेंशियल उसकी क्या हो जाएगी उतनी ही हाई हो जाएगी, क्योंकि मुझे उतना ही वर्क करना पड़ेगा। अरे आप खुद ही सोचिएगा, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, ये इनसे मिलने के लिए बेताब हैं और ये इनसे मिलने के लिए बेताब हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके पास उतनी एनर्जी नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि तुम चले आओ मिलने, ये कह रहे हैं अबे तुम चले आओ मिलने, ये कह रहे मेरे पास एनर्जी नहीं है, ये कह रहे मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मुझे मिलना है, किसी तरीके से मिल लो, बस मिल लो, मैं बहुत परेशान हूँ। अब इन्होंने क्या किया, मेरे पास कॉल किया, बोले सर सपोज दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज प्रोटॉन। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, किसी भी सर्किट में कभी भी प्रोटॉन मूव नहीं करता है, किसी भी सर्किट में कभी भी प्रोटॉन मूव नहीं करता है। मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता है, इसके पास एनर्जी नहीं है, इसके पास भी एनर्जी नहीं है।
लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। समझ लो, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो मिल नहीं सकते, क्योंकि जा नहीं सकते, बाहर कन्वेंस लगेगा। तो ये भी इनसे मिलने के लिए बेताब है और ये भी इनसे मिलने के लिए बेताब है। दोनों एक दूसरे से बोल रहे हैं आ जाओ मिल लेते हैं यार। वो बोलता है अब एनर्जी नहीं है यार, कुछ नहीं है। तो फिर करते हैं यार कुछ भी जुगाड़ कर भाई, लेकिन मिल ले। अब ये मेरे पास फ़ोन करते हैं, इलेक्ट्रॉन मेरे पास फ़ोन करते हैं, सर कुछ भी करके प्लीज़ प्रोटॉन से मिलवा दीजिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन से मिलेगा तो अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर जाएगा। और इस यूनिवर्स का ये नियम है कि हर बॉडी क्या चाहती है? अपनी स्टेबिलिटी चाहती है। इसीलिए आप देखो, कभी जब आराम से आप बैठ जाते हो या सो जाते हो तो आपको कोई आके डिस्टर्ब करता है या उठाता है ना, तो आपको बड़ा झंझनाहट सी होती है, यार अब क्या बताएं, है ना। ऐसी फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि आप जब आराम कर रहे होते हो तो उस समय आप स्टेबल के कंडीशन में होते हो, और हर बॉडी अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहती है। आप कुछ भी कर रहे हो तो आप यही चाहते हो फाइनली कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि उस समय आप स्टेबल होते हो। तो हर बॉडी अपनी स्टेबिलिटी चाहती है। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो ये भी तड़प रही है, प्रोटॉन अगर यहाँ है तो ये भी तड़प रही है एक दूसरे से मिलने के लिए, प्लीज़ आ जाओ मिलने। बट बोल रहे हैं मेरे पास एनर्जी नहीं है, और एनर्जी नहीं है, अब ऐसे में कौन काम आएगा? सर काम आएंगे ना। हाँ गुड। तो इलेक्ट्रॉन ने मेरे को कॉल किया, ओ सर प्लीज़ मिलवा दीजिए प्रोटॉन से। मैंने कहा बेटा अच्छा ठीक है, टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना, आप टेंशन नहीं लो। और बिल्कुल मैं आपसे भी बोल रहा हूं, मैं हूं, आप टेंशन नहीं लो। आप एकदम टेंशन फ्री होकर के सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। वीडियो देखो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बस आपको बाकी टेंशन छोड़ देनी है मेरे ऊपर। क्योंकि मैं अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मिलवा सकता हूं तो मैं आपके लिए भी कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ने मेरे को अगर कॉल किया, सर प्लीज़ मिलवा दीजिए, कुछ भी करके मिलवा दीजिए सर प्लीज़। मैंने कहा बिल्कुल। और मैंने थोड़ी सी एनर्जी किसको दी? इलेक्ट्रॉन को दी। इलेक्ट्रॉन और थोड़ी सी एनर्जी मैं प्रोटॉन को देने आया। इलेक्ट्रॉन बोली सर इसको मत दीजिए, कोई मतलब नहीं है, वो चलने वाला नहीं है, वो कुछ नहीं करने वाला है, वो खाली बैठा रहेगा, वो आएगा नहीं कहीं तक। मैंने कहा अच्छा चल छोड़ो, इसको एनर्जी देना बेकार है। और मैंने एनर्जी किसको दी? इलेक्ट्रॉन को दी, क्योंकि प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करता है। और मैंने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या कर दी? उस एनर्जी का यूज करके वर्क डन करके कहां चली गई? प्रोटॉन से मिलने के लिए। और प्रोटॉन से मिलकर क्या हो गई? न्यूट्रल हो गई। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने में मैंने कुछ एनर्जी लगाई ना, मैंने कुछ वर्क डन करवाया, और वही वर्क डन क्या है? पोटेंशियल है। बैटरी के साथ यही होता है। जब हम नॉर्मल अगर कोई सर्किट लेते हैं और उस सर्किट में जब तक हम बैटरी नहीं लगाते ना, तब तक करंट की फ्लो नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो उसमें प्रेजेंट है, बट उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कहाँ चला जाए? प्रोटॉन के पास। और वो बैटरी का काम मैं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता हूँ। बोले तो बैटरी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती है और इलेक्ट्रॉन जाकर के फिर पॉजिटिव से मिलती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो जाता है। तो ये रहा हमारा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। और फिर हमने देखा पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको जहाँ कहीं भी ग्रेडियंट लिखना हो, एक सिंपल सा फंडा है, आप उसको लेंथ से डिवाइड कर दो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऐसे वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर लिखना हो तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर या डेल्टा एल कर दो, आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट निकल आएगा। ऐसे ही हम बात करें कि डायपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, तो किसी भी डायपोल की वजह से रैंडम किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो V इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 P/r² इंटू कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू आप अपने हिसाब से चेंज करते जाओ और आपको पोटेंशियल की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो आइए हम लोग आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। बहुत गर्मी है यार। तो आइए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट और डायपोल की वजह से पोटेंशियल को देखा। अब हम लोग बात करते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? इक्यू पोटेंशियल सरफेस की, ठीक है। इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा ना, इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो, तभी तो उसको बोलेंगे ना इक्यू पोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो, मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? जीरो। इक्यू पोटेंशियल सरफेस के लिए कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो कंडीशन को कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस क्या होगा? एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो, मतलब अगर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है।
इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है और हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है तो हम बात करेंगे, मान लिया ये मेरे पास एक स्फीयर है, एक स्फीयर है और इस स्फीयर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इस स्फीयर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह यूनिफॉर्म है, मतलब जितने चार्ज एक जगह पे हैं उतने चार्ज दूसरी जगह पे भी हैं, मतलब हर जगह पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। और जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, अरे यार, और जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है रात का टाइम है ना तो सब कुत्ते भी परेशान करते हैं, चलो ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मतलब उसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि v इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। v इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई, देखिए पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है, पोटेंशियल का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, ये पोटेंशियल का फार्मूला होता है। या दूसरा फार्मूला ये भी होता है v इज इक्वल टू W/Q0, ठीक है, दूसरा फार्मूला अपने पास क्या है, W/Q0 का भी फार्मूला है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है। अब अगर हम यहाँ पे सरफेस पे चार्ज हैं और चार्ज से आपको पता है, अपने 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ रखा है कि चार्ज से क्या निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है। चार्ज से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो आप देख रहे हो कि सारे के सारे चार्ज कहाँ हैं, इस स्फीयर के सरफेस पे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे किधर निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ठीक इससे कहाँ निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे कहाँ निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, और कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में निकल रही हैं। अब मैं आप बोल सकता हूं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अरे एक मिनट बच्चे, तो आइए हम लोग कहाँ थे, हम लोग अब बात कर रहे थे कि इस इलेक्ट्रिक ये जो हमारे पास स्फीयर है ना, इस स्फीयर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, मतलब इसके हर एक पॉइंट पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह इक्वल है। और जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है और आपको पता है कि चार्ज अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रेडिएट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, मतलब बाहर की तरफ होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होती हैं उनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है वो इनवर्ड होता है, वो अपनी तरफ खींचते रहते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो वो क्या है, वो इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन याद रखिएगा। अगर मेरे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, उस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर, अगर वो पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ और नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। नेगेटिव को भी अगर मैं बनाना चाहूँगा तो यहाँ पे नहीं बना सकते, अब एक छोटा सा फिगर अलग बना करके नेगेटिव को भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। इसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा ना, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब नेगेटिव चार्ज मैंने लिया है तो सारी की सारी फील्ड लाइंस क्या होंगी, इनवर्ड होंगी ना, सारी की सारी फील्ड लाइंस क्या होंगी, इनवर्ड होंगी, अंदर की तरफ। फिर भी ये क्या रहेंगे, इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के क्या होता है, ठीक परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे एक बात और भी बोल सकते हैं हम, जब हर जगह पे पोटेंशियल इक्वल है तो किसी भी दो जगहों पर चार्ज को कैरी करने में जो हमारा टोटल वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बोला है, मैंने यही बोला है कि अगर मैं इस चार्ज को यहां से कैरी करके किसी अदर पॉइंट पर लेके जाऊं तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने खुद ही कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हर जगह पे जब पोटेंशियल इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब वर्क करने का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हर जगह पे वर्क आपका बराबर होगा तो वर्क करने का जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये समझ में आया होगा आई थिंक। अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, मतलब किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक अगर आप कैरी कर रहे हो तो वर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो होगा। और उस सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो उस सरफेस के क्या है, ठीक परपेंडिकुलर है। डन है।
उस सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो क्या है, उस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर है। डन है, कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अगर मैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेता हूं, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेता हूं, ये इनका पोटेंशियल तो अलग अलग है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अपने पास क्या था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। और इसीलिए किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करना है तो हमारा जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। और उस सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होगा। और अगर हम बात करें कि किसी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लें तो ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये रही बात इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, क्योंकि हमने देखा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हेल्प लेते हुए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करेंगे। अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं, फाई सफिक्स में ए, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें आप बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी तो मैं आपको इलेक्ट्रिक के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन डिक्टो चीज़ें मिलेंगी आपको मैग्नेटिज्म में, ठीक है, सेम चीज़ें मिलेंगी आपको मैग्नेटिज्म में, बस नाम चेंज हो जाएगा। जहाँ जहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो वहीं वहीं आप क्या लिख देना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको मैग्नेट का भी सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ समझे रहोगे तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। हमने आपसे कहा ना कि कोई चार्ज होगा तो उस चार्ज के चारों तरफ क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे एक सपोज विलन है, एक विलन है, ठीक है, कोई विलन है, बहुत हैवी विलन है। उस विलन के बहुत सारे बच्चे होंगे जो उस विलन के चारों तरफ इधर उधर बिखरे होते हैं। उस विलन के कई सारे लड़के होते हैं जो इधर उधर चारों तरफ बिखरे होते हैं, ठीक है। जैसे ये विलन है, इस विलन के ये लड़के ना इसके चारों तरफ इधर उधर बिखरे होते हैं, और ये लड़के कोई अदर पर्सन अगर एंट्री करता है ना तो उस पर एक फोर्स लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये विलन थोड़ी देर के लिए सपोज करना ये अपने पास एक विलन है, ठीक है, ये अपने पास एक क्या है, विलन है, और इस विलन के चारों तरफ बहुत सारे इसके लड़के होते हैं, ठीक है, जिनको ये क्या रखता है, पाल के रखता है ना। हाँ बिल्कुल, कि कभी कोई बात होती है तो ये लड़के जाकर के उस पर फोर्स लगाते हैं। मतलब अगर इस विलन के चारों तरफ कोई दूसरा विलन एंट्री कर रहा है, मतलब कोई दूसरा चार्ज एंट्री कर रहा है, तो ये चार्ज के जो ये विलन के बंदे हैं ना, ये उस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। और कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट होता है चार्ज के साथ। अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज के चारों तरफ क्या निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। और किसी अदर चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो किसकी वजह से लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से लगता है। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं तो उसके पीछे भी किसका कंडीशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी होता है। ये 11th वाली फिजिक्स में मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट कर रही हैं तो उसके पीछे भी रीजन किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होता है, क्योंकि आप देख रहे हो एक इमिट कर रही है और एक एब्सॉर्ब कर रहा है। डन है। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होता है, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज से निकल रही हैं, चार्ज से निकल रही हैं। अब इनको रोकने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो हम ले जाकर के एक सरफेस रख देते हैं। और कैसा सरफेस रखते हैं, क्लोज नहीं रखेंगे तो निकल के भाग जाएंगी ना, भागने नहीं देंगे, सबको पकड़ के रखेंगे, ठीक है। पकड़ के रखने के लिए मैं एक क्लोज सरफेस लेकर के जाऊंगा, और उस क्लोज सरफेस से कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फंस जाए फंस जाए इन द सेंस कि इससे लिंक हो जाए। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से लिंक हो रही हैं या उस सरफेस के फंसाने में फंस जा रही हैं, ठीक है, तो उन फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सरफेस से लिंक हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, उन फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी आएगा कि अगर नहीं लिंक हो रही हैं तो उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बोलेंगे, लेकिन अगर लिंक हो जा रही हैं तो उनको एक स्पेशली नाम देते हैं, क्या,
अरे कोई भी लिंक होता है तो उसका एक स्पेशल नाम रखते हो ना, तो वैसे ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से लिंक हो जाएंगी तो उसका एक स्पेशल नाम रखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से। और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, जहाँ पे ई आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी ए क्या है, एरिया है। जो सरफेस हमने लिया है क्लोज सरफेस, उस सरफेस का क्या है, एरिया है। ये छोटे से फ्लक्स की वैल्यू है। अगर मैं टोटल फ्लक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं हम क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारा सरफेस कैसा है, क्लोज है, इसलिए इंटीग्रेशन हम कैसा लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। और आपको पता है जब आप डॉट हटाते हो ना, डॉट हटाओगे तो क्या लगेगा, कॉस थीटा। डॉट जब हम रिमूव करते हैं तो आप क्या लगाते हो, कॉस थीटा, और क्रॉस जब रिमूव करते हैं तो साइन थीटा लगता है। तो मेरे को फ्लक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, और ये रहा आपका फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से लिंक हुई हैं, कनेक्ट हुई हैं, उसकी वैल्यू रही। ये सारी चीज़ें इतना बकवास हम लोग किए। ठीक है, एक साइंटिस्ट इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, उनका नाम था गॉस। गॉस ने कहा ये क्या चूतियापंथी कर रहे हो, क्या पागलपन है ये, कुछ अलग करके इसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट। लोगों ने कहा कैसे, गॉस ने कहा लो भैया, अगर हम किसी जिस सरफेस को हम ले रहे हैं ना, क्लोज सरफेस को जिसको हम ले रहे हैं, उस क्लोज सरफेस पे कुछ ना कुछ अपना चार्ज होगा। जिस क्लोज सरफेस को हम लेकर के बात कर रहे हैं उस क्लोज सरफेस का अपना कुछ ना कुछ चार्ज होगा ना। सबने कहा हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि हर एक बॉडी के पास चार्ज है। तो इन्होंने कहा कि जो फ्लक्स की वैल्यू होगी ना फाई ई, वो उस सरफेस के, उस क्लोज सरफेस के टोटल चार्ज का एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा। इन्होंने कहा कि जो फ्लक्स की वैल्यू है वो फ्लक्स की वैल्यू उस सरफेस के टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा। और उस सरफेस को इन्होंने अब अपना नाम दे दिया, क्या, गॉसियन सरफेस। जो क्लोज सरफेस हम लेकर के अभी तक बात कर रहे थे, उस सरफेस को गॉस ने एक स्पेशली नाम दे दिया, क्या, गॉसियन सरफेस। और सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, सरफेस क्लोज होना चाहिए। और उस सरफेस को नाम क्या दिया गया था, गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स की वैल्यू गॉस के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, फाई ई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज द टोटल चार्ज ऑन द सरफेस। डन है। अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अगर हम यूनिट को निकालना चाहें तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ध्यान से सुनिएगा। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, EDA है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आप इसको थोड़ा सही से लिख दो वरना कंफ्यूजन हो जाए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये रहा इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट की वैल्यू। अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ध्यान से देखो, जहाँ पे भी हम डॉट लगाते हैं, डॉट का मल्टीप्लिकेशन वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, और जहाँ पे क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन आता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। और एक और आपको पहचान में बताऊं, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट या दो क्वांटिटी का रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, नहीं समझ में आया, दो क्वांटिटी का रिजल्टेंट अगर एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, चाहे वो दोनों वेक्टर ही क्यों ना हो, तो वो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। मतलब दो क्वांटिटी हैं और दोनों क्वांटिटी के बीच में मैंने डॉट प्रोडक्ट लगाया तो वो हमेशा रिजल्ट क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी देगा। लेकिन अगर दोनों क्वांटिटी के बीच में मैंने क्रॉस का साइन लगाया है तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस या क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू थी फाई इज इक्वल टू EDA क्लोज इंटीग्रेशन EDA कॉस थीटा। बट बाद में गॉस आकर के इसको एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं नहीं, जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो उस सरफेस के टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा। और इन्होंने कहा कि फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/एप्सिलॉन नॉट, जिसका यूनिट क्या आया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं।
आइए दोस्तों, हम लोग गॉस थ्योरम को पढ़ चुके हैं। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। और गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है ना, उस एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन बेसिकली जो आपके क्लासरूम में दिए हुए हैं, आपके क्लास में दिए हुए हैं, वो 3 एप्लीकेशन है, जिसमें हमें एक इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज वायर है जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी, और अपने पास एक इनफाइनाइट एरिया का चार्ज सीट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली, और अपने पास एक चार्ज स्फीयर है, उस चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाला था डिफरेंट पॉइंट पर। जब चार्ज स्फीयर के बाहर एक पॉइंट लिया था, चार्ज स्फीयर के सरफेस पे एक पॉइंट लिया था, और चार्ज स्फीयर के अंदर एक पॉइंट लिया था, तीनों अलग अलग पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाले थे। बट यहाँ पे मैंने, चूंकि आप कंपटीशन लेवल पे जा रहे हो तो इतना तो आपको पता होना ही होना चाहिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आप पोटेंशियल को भी स्टडी कर लो, क्योंकि अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा नॉलेज पूछ रहा है तो आप उसको बता सको कम से कम, ठीक है। बट आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड 100% पूछा जाना है, इनमें से कोई एक, ठीक है। तो जितना आपने लिखा है इसमें से एक क्वेश्चन आपका डन है, ठीक है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज वायर है जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों की वैल्यू निकालनी है। आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने पोटेंशियल भी मेंशन कर रखा है। जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए वो पोटेंशियल को भी ध्यान देगा, और जिसको अपनी बुक का ही नॉलेज चाहिए था वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान दीजिएगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड मोस्टली आपको ध्यान देना ही देना है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछा जाना है। पोटेंशियल हो सकता है ना पूछा जाए, क्योंकि उसके चांसेस नहीं है, क्योंकि वो आपके बुक में नहीं गिवन है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड 100% पूछा जाना है, और यहीं से पूछा जाना है। एक क्वेश्चन आपका डन है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली फोकस जरूर करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक चार्ज वायर है, तो चार्ज वायर की वजह से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है मुझे क्या, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। एक इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज वायर है, और उस इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज वायर की वजह से जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई नहीं है, ध्यान रखना, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर होता है, ठीक है। और पोटेंशियल उसकी वजह से जो होता है वो V इक्वल टू क्या होता है, माइनस लेमडा लॉग आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस C, जहाँ पे C आपका है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, क्योंकि आप इंटीग्रेशन जब यूज करते हो तो उसके बाद में लास्ट में एक कांस्टेंट लगाते हो, और फिर उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल करके उस इक्वेशन में पुट करते हो। ये आपके मैथ में आपने अप्लाई किया होगा। तो हमें एक चार्ज इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर मिला, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिली, माइनस लैम्डा/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लॉग आर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C। ये रहा इनफाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से, चार्ज वायर की वजह से। अब बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की, जिसमें हमारे पास एक इनफाइनाइट एरिया का चार्ज सीट है, और उस चार्ज सीट की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उस चार्ज सीट की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है वो क्या आई है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट एरिया के चार्ज सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C लगा हुआ है, ठीक है। जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितना है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C रखा हुआ है, डन है। ये हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकंड एप्लीकेशन हो गए गॉस के। इन तीनों एप्लीकेशन में 110% है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास एक क्वेश्चन डन है, ठीक है। अब थर्ड एप्लीकेशन पे आते हैं। थर्ड एप्लीकेशन में अपने पास दो पार्ट हैं, और वो दोनों पार्ट कौन कौन से हैं। अपने पास जब एक चार्ज कंडक्टिंग वायर है और दूसरा चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉरी, अपने पास फर्स्ट एक एप्लीकेशन है जिसमें चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है और दूसरा चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। जब कंडक्टिंग स्फीयर है उस कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, और स्फीयर का रेडियस क्या है, कैपिटल R है। पहला कंडीशन हमने लिया है जब R क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब उस स्फीयर का रेडियस क्या है, इनफाइनाइट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा और पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब, ध्यान से सुनिएगा, अपने पास एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया गया, कौन सा स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर लिया गया, तो कंडक्टिंग स्फीयर
उस कंडीशन की बात कर रहा है जब इसका रेडियस क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा और पोटेंशियल भी जीरो होगा। लेकिन उस कंडक्टिंग स्फीयर का अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जा रहा है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, और सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलती है, 1/4πε0 Q/r। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, जिसको आप K बोल सकते हो। K की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q/r। और अगर सेंटर से बाहर की बात करें सरफेस पे, जहां पे हमने एक छोटा सा r लिया है जिसको हम क्या बोलते थे, क्लोज सरफेस ना, गॉसियन सरफेस का रेडियस। गॉसियन सरफेस का रेडियस अगर हमारे स्फीयर के, कंडक्टिंग स्फीयर के रेडियस के इक्वल हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है E=KQ/R², और पोटेंशियल की वैल्यू हो जाती है KQ/R। बट दूसरा केस अगर हम बात करते हैं कि हमारा स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से बड़ा है, मतलब हमने जो पॉइंट लिया है वो अपने चार्ज इस कंडक्टिंग स्फीयर से बाहर लिया है, मतलब बाहर की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो बाहर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिल जाएगी, KQ/r², और पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी KQ/r। बट उस चार्ज के अंदर की बात करें, स्फीयर के अंदर की बात करें, अंदर के लिए जब स्मॉल r क्या हो जाएगा, कैपिटल R से छोटा हो जाएगा, मतलब उस स्फीयर के अंदर, चार्ज स्फीयर के अंदर, तो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बट पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, और पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी KQ/R। अब हम बात करते हैं चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, जिसका रेडियस कैपिटल R है। तो पहला कंडीशन हमने फिर वही लिया कि जब हमारा R क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो और पोटेंशियल भी जीरो। लेकिन जब हमारा सेंटर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा बट पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 KQ/R। सेंटर पे बात करें, किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बट पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, और कितना होता है, 3/2 KQ/R। अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है KQ/R², और पोटेंशियल की वैल्यू हो जाती है KQ/R। लेकिन सरफेस से बाहर की बात करें, मतलब जब स्मॉल r कैपिटल R से ग्रेटर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है KQ/R², और पोटेंशियल की वैल्यू हो जाती है KQ/R। लेकिन अगर हम इन साइड बात करें, उस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इन साइड की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है KQ/R³ इंटू स्मॉल r, और पोटेंशियल की वैल्यू हो जाती है K×3R² माइनस स्मॉल r²/2 R³। ठीक है, तो ये पोटेंशियल नहीं पूछा जाना है, लेकिन आपको 110% है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा फार्मूला आपको प्रिपेयर होना चाहिए। हो सकता है आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछ ले, या फिर फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डन है, तो वो मैं आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट अभी के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्नैपशॉट ले लो और फार्मूला जरूर आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर को। ध्यान से देखिएगा कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर जो होता है ना, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है। कैपेसिटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसका काम होता है चार्ज को स्टोर करना। जिसका काम क्या होता है, एनर्जी स्टोर करना, चार्ज नहीं, एनर्जी को स्टोर करना। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जिसका काम होता है एनर्जी को स्टोर करना। किसके फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में। कैपेसिटर एक डिवाइस है। ठीक है, कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना। किसको स्टोर करना, टू स्टोर एनर्जी। ठीक है, कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसका काम होता है एनर्जी को स्टोर करना। किसके फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में। चार्ज के फॉर्म में जब ये एनर्जी को स्टोर करता है, और बैटरी जो हमारे पास होती है, बैटरी भी क्या करती है, एनर्जी को स्टोर कर रही है। किसके फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में। ध्यान से सुनिएगा, कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर कर रही है, और बैटरी जो है वो भी एनर्जी को स्टोर कर रही है। किसके फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में। जब बैटरी भी एनर्जी को स्टोर कर रही है चार्ज के फॉर्म में, और कैपेसिटर भी एनर्जी को स्टोर कर रहा है चार्ज के फॉर्म में, फिर जरूरत क्यों पड़ी बैटरी भी बनाने की, कैपेसिटर भी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे बड़ी क्वेश्चन तो अपने सामने यही आ गया ना, कि जब दोनों का एक जैसा ही काम है एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, दोनों की वर्किंग जो है वो क्या है, एनर्जी को स्टोर
करना किसके फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में। तो फिर दोनों को अलग अलग बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? कैपेसिटर भी बनाया गया, बैटरी भी बनाई गई, मेरा क्या एक से काम नहीं चल सकता था क्या? चल सकता था ना। तो एक से अगर काम चल सकता था तो फिर मुझे दोनों बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ध्यान से सुनिएगा क्यों पड़ी। कैपेसिटर का जो एग्जाम्पल आपको मैं दे सकता हूँ वो कैपेसिटर का एग्जाम्पल होता है, ध्यान से सुनिएगा। इस कैपेसिटर का जो एग्जाम्पल है वो है आपका कंडेंसर, जो फैन में लगता है। कंडेंसर जो आपके फैन में यूज़ होता है ना, वो कंडेंसर है। और जो ऑटो फोकस होता है, जैसे कोई कैमरा है, कैमरे के ऊपर जो फोकस लगा होता है ना, उस फोकस में भी लगा होता है, ठीक है। फोकस में आपका क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। जो ऑटो फोकस होता है उसमें भी क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। कैपेसिटर आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है, जबकि बैटरी आपको जो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो स्लोली प्रोवाइड करती है। कैपेसिटर आपको एक साथ सारी की सारी एनर्जी प्रोवाइड कर देगी। कैपेसिटर के पास जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर क्या करता है, आपको एक साथ सारी एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, जबकि जो बैटरी होती है वो आपको एनर्जी स्लोली प्रोवाइड करेगा। मतलब डिस्चार्जिंग जो प्रोसेस होता है कैपेसिटर का वो बहुत ही फास्ट होता है, जबकि बैटरी के साथ जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है वो स्लोली होता है। यही डिफरेंस है। अगर मुझे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए और ह्यूज अमाउंट में एनर्जी चाहिए तो वो काम कौन करेगा, कैपेसिटर। पंखे में जो कंडेंसर लगा होता है वो कैपेसिटर ही होता है, क्योंकि कंडेंसर एक साथ सारी की सारी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। आप मोबाइल में जो फोकस देखते हो या कैमरे में जो फोकस देखते हो उसमें भी क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। वो आपको एक साथ सारी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। वो फोकस होता क्या है, जो आप सेल लगाते हो या बैटरी जो लगाते हो उस बैटरी से चार्ज लेता है और खुद को चार्ज करता है। बैटरी से एनर्जी लेकर के खुद को चार्ज करता है, और ये जितना जल्दी डिस्चार्ज होता है उतनी ही तेज़ी से चार्ज भी होता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, बैटरी से एनर्जी लेकर के चार्ज होता है, और चार्ज होने के बाद अपनी सारी की सारी जो एनर्जी है ना वो एक ही बार फोकस में ख़त्म कर देता है। इसीलिए कभी भी आप फोकस को ऑन करके कॉन्टिन्यूअस शॉट नहीं ले सकते हो। जो कॉन्टिन्यूअस शॉट का ऑप्शन आता है ना, आप फोकस ऑन करके नहीं ले सकते हो, क्योंकि कैपेसिटर को डिस्चार्ज होकर के फिर से चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए आप कभी भी फोकस को ऑन करके कॉन्टिन्यूअस शॉट नहीं ले सकते हो। ये रहा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर और बैटरी का डिफरेंस आपको आई थिंक समझ में आया होगा। कैपेसिटर इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि बैटरी जो होती है वो स्लोली एनर्जी प्रोवाइड करती है। डन है। और दोनों का काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना, किसके फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में। अगर कैपेसिटर है तो इसकी कैपेसिटी भी होगी कि ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो इसका जो कैपेसिटी होती है, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होती है ना, इसकी कैपेसिटर की कैपेसिटी, इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक है। The capacity of capacitor is known as capacitance. The capacity of capacitor is known as capacitance. अगर मुझे किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी को बताना है तो मैं उसको क्या बताऊंगा, कैपेसिटेंस को बताऊंगा। और इस कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है C = Q/V, ठीक है। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, कूलॉम पर वोल्ट, या इसी को बोलते हैं और फैरड, ठीक है। कूलॉम पर वोल्ट या इसी को फैरड भी बोलते हैं, फैरड। डन है। तो अपने पास आई थिंक आपको कैपेसिटर समझ में आया होगा। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर कर रही है, किसके फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में। बट बैटरी भी क्या कर रही है, एनर्जी को स्टोर कर रही है चार्ज के फॉर्म में। दोनों में डिफरेंस इतना है कि कैपेसिटर आपको एनर्जी इंस्टेंट प्रोवाइड कर देती है, और बैटरी जो होती है ये आपको एनर्जी स्लोली प्रोवाइड करती है। कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग का जो प्रोसेस है वो इंस्टेंट हो जाता है, जबकि बैटरी के डिस्चार्जिंग का प्रोसेस स्लोली होता है। कैपेसिटर जितनी जल्दी डिस्चार्ज होता है उतनी जल्दी ये चार्ज भी हो जाता है, ठीक है। तो जितनी जल्दी कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा उतनी ही तेज़ी से वो चार्ज भी हो जाता है। और कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं क्या, कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है Q/V, जिसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलॉम पर वोल्ट, या इसी को आप बोलते हो फैरड। आई थिंक आपको समझ में आएगा। बट यहाँ से हमें
फार्मूले से देखने से यही लग रहा है ना कि C जो है वो Q पे डिपेंड कर रहा है और V पे डिपेंड कर रहा है। C जो है वो Q पे डिपेंड कर रहा है, V पे डिपेंड कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। ये कैपेसिटेंस जो होता है ये ना तो Q पे डिपेंड कर रहा है ना ही V पे डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? डिपेंड ये करता है डायमेंशन पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे जो इस कैपेसिटर के बीच में भरा जाता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस जो होता है ना ये नेवर डिपेंड ऑन Q एंड V। जो कैपेसिटेंस होता है ये नेवर डिपेंड ऑन Q एंड V। ये Q और V दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड किस पे करता है? इट्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर रहा है और डायमेंशन पे एंड डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन बोले तो अगर मैंने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, दो पैरेलल प्लेट अगर मैंने कैपेसिटर लिया है तो दोनों पैरेलल प्लेट के एरिया पे डिपेंड करेगा और दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करेगा और इन पैरेलल प्लेटों के बीच में जो मटेरियल मैंने भर के रखा है उस मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो इसका जो कैपेसिटेंस का फार्मूला आता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसका जो कैपेसिटेंस का फार्मूला आता है वो कितना आता है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इतना फैरेड। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एरिया को, इसके एरिया को क्या कर दिया मैंने? इंक्रीज कर दिया और D को मैं, और D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है। D जो है स्मॉल d वो दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है और A इज द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट। नाउ अगर हम A को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर मैं A को इंक्रीज कर रहा हूं मतलब प्लेट का एरिया इंक्रीज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, प्लेट का एरिया इंक्रीज कर रहा हूं और D जो है हमने कांस्टेंट रखा है। D को मैंने एज इट इज फिक्स कर रखा है कि दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस फिक्स है और मैं एरिया इसका लगातार इंक्रीज किए जा रहा हूं, तो मेरा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं D को भी और डिक्रीज कर रहा हूं एरिया और इंक्रीज कर रहा हूं, तो कैपेसिटेंस मेरा बहुत तेजी से ग्रो करेगा, बहुत तेजी से कैपेसिटेंस क्या होगा? हाई होगा। लेकिन अगर मैं D को इंक्रीज कर दूं और एरिया उतना ही रहने दूं, D को इंक्रीज कर दूं मतलब दोनों प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को क्या कर दूं? इंक्रीज कर दूं, तो मेरा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास ये कंडीशन तो पता चल गया कि कैपेसिटेंस जो है वो डायमेंशन पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा और दोनों प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को कम कर दूंगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। बट मैं ये चाह रहा था ना यार कि मैं इन सब के चक्कर में ना पड़ूं कि एरिया बढ़ाना पड़े, लाइक डिस्टेंस कम करना पड़े दोनों प्लेटों के बीच में। कोई बीच का रास्ता ढूंढते हैं। अपन क्या करते हैं ना, अब अगर अपने पास कोई काम होता है और उस काम को करने का कोई बीच का रास्ता निकलता है ना, तो हम बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम ये चाह रहे थे ना कि इस प्लेट का एरिया बढ़ाएंगे और या इन प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को कम करेंगे, तो इसमें बड़ा बवाल हो जाता था, एक्स्ट्रा काम हो जाता था। तो बीच आलसी लोग क्या करते हैं? एक बीच का रास्ता ढूंढते हैं। तो हम भी ऐसे ही आलसी, हमने भी बीच का रास्ता ढूंढना स्टार्ट किया। तो हम ये चाह रहे थे कि इस कैपेसिटर के डायमेंशन को चेंज नहीं करना है, फिर भी इसकी कैपेसिटी को क्या कर देना? इंक्रीज कर देना है विदाउट चेंज इन डायमेंशन टू चेंज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। कैसे ये पॉसिबल हो सकता था? तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता था? ये डिपेंड, देखो डायमेंशन पे तो डिपेंड कर ही रहा था, साथ ही साथ ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ मटेरियल पे जो इसके बीच में भरा जा रहा है। तो इसके बीच में जो मटेरियल भरा जा रहा है उसके नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हम उस मटेरियल में कुछ चेंजिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक मिनट बच्चे। हाँ, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि हम बीच का रास्ता इसलिए ढूंढना चाह रहे थे कि मैं इसके कैपेसिटर के डायमेंशन को चेंज नहीं करना चाह रहा था। तो मैं चेंज क्या करूंगा? मैं जब डायमेंशन को नहीं चेंज करूंगा इस कैपेसिटर के, तो मैं बीच का जो मटेरियल भर रहा हूं उस मटेरियल में चेंजिंग करूंगा। और मुझे एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जो कंडक्टर तो ना हो, क्योंकि कंडक्टर होगा तो उसकी कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी और कंडक्टिविटी अगर हाई हो जाएगी तो भी वो मेरे काम का नहीं रह जाएगा। तो मुझे एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जो कैसा हो? इंसुलेटर की तरह हो, लेकिन जैसे मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं वो तुरंत कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट करे।
विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड वो लाइक इंसुलेटर की तरह बिहेव करे, लेकिन जैसे मैं उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं वो तुरंत एक कैसा बिहेव करना स्टार्ट करे, कंडक्टर की तरह बिहेव करना, मतलब गिरगिट की तरह रंग बदलना स्टार्ट करे। तो मुझे एक ऐसा मटेरियल चाहिए था। तो वो मटेरियल कौन सा मटेरियल था? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था। एक ऐसा मटेरियल जो लाइक इंसुलेटर होता है, वैसे तो वो इंसुलेटर की तरह होता है, लेकिन जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप उसको रखोगे तो वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा। ऐसे मटेरियल को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या बोलते हैं इनको? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, उसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो लाइक इंसुलेटर होता है, बट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। जनरली इट बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर, बट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाने पर कंडक्टर की तरह बिहेव करना। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर वैसे तो इंसुलेटर है, बट अगर ये इसको मैं ले जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूं तो और ये कंडक्टर की तरह अगर बिहेव करना स्टार्ट कर दे तो इसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक। लेकिन अगर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट नहीं कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। ठीक है, तो एक ऐसा मटेरियल जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पे वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दे, वैसे जनरली वो क्या करे? इंसुलेटर की तरह बिहेव करे। तो ऐसे मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, अब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर मैं कैपेसिटर के दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में फिलअप कर दूं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के फिलअप करने से इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और उसके लिए जो अपने पास फार्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बाई K। ठीक है, D बाई K ये फार्मूला होता है कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करने का। जब मैं इसके अंदर क्या मिला दूं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिला दूं। डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल होता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? एक मटेरियल होता है जिसका कांस्टेंट क्या है? K है। अब यहां से ध्यान से देखो अगर आप तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? K ऊपर चला जाएगा ना, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, और ये आपका नया C डैश मान लिया। ठीक है, जो नया आपका कैपेसिटेंस आया वो कितना है? C डैश। और A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D क्या है? पहले का कैपेसिटेंस है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? C डैश इज इक्वल टू K C। आपका जो नया कैपेसिटेंस बन रहा है ना वो पहले वाले कैपेसिटेंस का K टाइम्स बन रहा है। मतलब जो नई कैपेसिटी आपके पास आ रही है वो पहले वाली कैपेसिटी का क्या आ रहा है? K टाइम्स आ रहा है। मतलब कैपेसिटी आपकी क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। अगर आप बीच के जो पैरेलल प्लेट हैं उन पैरेलल प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर रहे हो आप, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर मटेरियल की क्वालिटी आपकी गुड है ना, तो आपकी कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। हर डिफरेंट टाइप के मटेरियल के लिए क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरोगे उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि आपकी कैपेसिटेंस कितनी ग्रो करेगी, कितना इंक्रीज होगी। डन है? आई थिंक आपको डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल समझ में आया होगा। और उसकी वजह से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है? C इज इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट, सॉरी C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बाई K, जहाँ पे K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो आप इसका स्नैपशॉट लो, फिर हम लोग आगे की वीडियो में स्टडी करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा और डिटेल स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को हमने क्या देखा कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जो लाइक इंसुलेटर होता है, बट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, है ना। बट डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप्स का होता है ना। थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक को और डिटेल स्टडी करते हैं। डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक बच्चे जो होता है ना ये 2 टाइप्स का होता है। डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है ये 2 टाइप्स का होता है। पहला आपका नॉन पोलर, कैसा होता है? नॉन पोलर। और दूसरा होता है आपका पोलर। ठीक है, पोलर होता है और आपके पास क्या होता है? नॉन पोलर होता है। मतलब आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया ना, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितने टाइप्स का हो गया? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया आपके पास 2 टाइप्स का। ठीक है, और 2 टाइप्स में कौन कौन से हो गए? नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर क्या होता है? नॉन पोलर ऐसा डाइलेक्ट्रिक होता है जिसमें उसका पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर होता है ना,
पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो कॉन्साइड कर जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर होता है वो क्या करता है, कॉन्साइड कर जाता है। पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव का जो सेंटर है, सेंटर ये क्या कर जाता है, कॉन्साइड कर जाता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर अगर कॉन्साइड कर जाए तो वो क्या है, नॉन पोलर है। और अगर कॉन्साइड ना करे, सेपरेट रहे, क्या रहे, सेपरेट रहे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पोलर बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अगर कॉन्साइड कर जाए, एक पर ही आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। जैसे इसका एग्जांपल हो गया आपका N2 हो गया, O2 हो गया, और ऐसे बहुत सारे जो हैं वो क्या हैं, ये एक्सेट्रा जो भी हैं वो क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर। N2 हो गया, O2 हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, नॉन पोलर। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के जो पॉजिटिव और नेगेटिव के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो अगर कॉन्साइड नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे पे कॉन्साइड नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम, पोलर बोलेंगे। जैसे आपका क्या हो गया, H2O हो गया, है ना, CO2 हो गया, और एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। जैसे आपका मीथेन हो गया, मीथेन बोल सकते हैं, CH3 क्या होता है, CH3 को हम बोलते हैं मेथेन ही बोलते हैं, नहीं CH4 होता है मेथेन। CH3 आपका क्या होता है, CH3 आपका CH3 को आप प्रॉपर क्या बोलते हो, CH3 को आई थिंक मीथेन ही बोलते हैं ना, CH3 केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुझे नहीं आती, मीथेन ही बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, तो आप यहाँ CH3 ना लिख के आप मीथेन ही लिख लो, ऑप्शन में मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन को आप क्या बोलोगे, वो भी एक डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन कौन से, पोलर में आता है। मीथेन किस में आता है, पोलर में आता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री अपनी वीक है। देखो ध्यान से, पोलर और नॉन पोलर, ये दो टाइप के अपने पास डाइलेक्ट्रिक आ गया। पोलर में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों के जो सेंटर होते हैं वो कॉन्साइड कर जाते हैं, मतलब एक ही पर आ जाते हैं। जैसे आपका H2 हो गया, O2 हो गया, ये सारे के सारे क्या होंगे, पोलर होंगे। जबकि नॉन पोलर जो होंगे, इनके सेंटर आपस में कॉन्साइड नहीं करते हैं। जैसे N2O हो गया, CO2 हो गया, मीथेन हो गया, ये सारे के सारे इनके सेंटर आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपको समझ में आया होगा आई थिंक। अब बात करते हैं, मान लिया अपने पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम यूज कर रहे हैं ना, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस अलग अलग है। ठीक है, मैंने जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस अलग अलग है। ठीक है, लेट द थिकनेस इज T1, T2, T3 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे पतली पतली थिकनेस की मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या कर दिया, इसके अंदर फिलअप कर दिया। तो इसका नेट जो कैपेसिटेंस बनेगा, देन विद डाइलेक्ट्रिक, इसमें लिख देते हैं विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर इनकी थिकनेस मैंने अलग अलग ले रखी है, तो इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मैंने अलग अलग ले रखा है, K1, K2, K3, K4 एंड सो ऑन। ठीक है, देन कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस एंड सो ऑन। ये आपका नेट कैपेसिटेंस का फार्मूला आ जाएगा जब आप अलग अलग थिकनेस की अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल यूज करोगे उस प्लेट के बीच में फिलअप करने के लिए। बट अगर आपके साथ थिकनेस का कंडीशन ना दे करके एरिया का कंडीशन दे दिया जाए, इफ डिफरेंट एरिया, इफ द एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक, है ना, डाइलेक्ट्रिक इज A1, A2, A3 and so on with dielectric constant, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, K1, K2, K3 एंड सो ऑन के साथ अगर इसको दे दिया जाए तो इसका नेट जो कैपेसिटेंस आएगा ना, वो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट
A1 इंटू K1 प्लस A2 इंटू K2 प्लस सो ऑन अपॉन डी आ जाएगा, ठीक है, अपॉन डी। ये आपके पास कैपेसिटेंस का फार्मूला आ जाएगा जब आपके पास एरिया और अलग अलग एरिया के अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप यूज़ करोगे या अलग अलग थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप यूज़ करोगे, उस समय आपका जो कैपेसिटेंस आ जाएगा उसका फार्मूला रहा। अगर आपसे कहा जा रहा है कि आपने 3 तरीके के डाइलेक्ट्रिक को यूज़ किया है, 3 टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आपने यूज़ किया है, तो उस कंडीशन पे उस 3 टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जिसके साथ ये गिवन होगा कि उस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है या उस डाइलेक्ट्रिक का एरिया कितना है, ठीक है। तो आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चे, आपसे मैंने जो डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात किया था ना, उस डाइलेक्ट्रिक के बारे में जो हमने आपसे बात किया था, तो वहाँ पे क्या था कि मैंने आपको पोलर और नॉन पोलर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मैंने 2 टाइप्स के आपके एक्सप्लेन किए थे, पोलर और नॉन पोलर, और मैंने गलती से वहाँ पे आपको पोलर की जगह पे मीथेन लिख दिया था। वो मीथेन जो है ना वो नॉन पोलर में आ जाएगा, क्योंकि मीथेन के जो मॉलिक्यूल्स का जो सेंटर है ना पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो एक जगह पे कॉन्साइड कर जाता है। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को सही कर लीजिएगा कि जो नॉन पोलर में मैंने मीथेन लिख दिया था, वो मीथेन किस चीज़ का एग्जांपल है, पोलर डाइलेक्ट्रिक का है। सॉरी, पोलर में मैंने लिख दिया, उसको नॉन पोलर का लीजिएगा। मीथेन के जो मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है ना वो कॉन्साइड कर जाता है, और कॉन्साइड वाला हमारा आता है नॉन पोलर में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप उस मीथेन को नॉन पोलर में कर लीजिएगा, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। आप रिविजन कर रहे हो, आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। तो आप प्लीज़ मीथेन को नॉन पोलर में कर लीजिएगा। पोलर में मैंने गलती से लिख दिया है, आप उसको क्या कर लीजिएगा, नॉन पोलर में कर लीजिएगा, क्योंकि मीथेन के जो पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर है वो कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप आई थिंक उसको सही कर लोगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा जब डाइलेक्ट्रिक मैंने यूज किया है, सपोज ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसके बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक यूज कर लिया, ठीक है। और जब मैंने डाइलेक्ट्रिक यूज किया, वो भी मैंने क्या यूज किया, नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर जब मैंने यूज किया, तो नॉन पोलर में जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक साथ कॉन्साइड होते हैं। लेकिन जब इस डाइलेक्ट्रिक को मैंने यहाँ पे यूज़ किया और इस पैरेलल प्लेट को मैंने चार्ज भी दे रखा है बाहर से, तो इसका बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर का आउटर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पैरेलल बाहर आउटर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, क्योंकि मैंने इस प्लेट को चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है, इंडक्शन की वजह से अगला कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, और जब अगला नेगेटिव हो गया तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर की वजह से। लेकिन अंदर जब मैंने बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक भर दिए हैं, डाइलेक्ट्रिक जो पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहे हैं, एक साथ कॉन्साइड कर रहे हैं, इनके जो सेंटर हैं कॉन्साइड कर गए। लेकिन जब इन डाइलेक्ट्रिक को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, तो ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेंगे, और पोलराइजेशन की वजह से इनके पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, इनके पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जो ये कॉन्साइड किए हुए बैठे थे ना, ये सेपरेट होना स्टार्ट कर जाएंगे, क्योंकि अब इनके अंदर क्या आ गई, कंडक्टिविटी आ गई। पॉजिटिव नेगेटिव जब सेपरेट होने लगेंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन की वजह से आप खुद ही देखो, जब पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे भी आ गए तो इसके अंदर भी एक कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट हो जाती है, जो इसके जस्ट अपोजिट होती है। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इधर की तरफ जो आउटर है ना, आउटर के जस्ट अपोजिट इधर की तरफ एक पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ड्यू टू पोलराइजेशन E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। E नॉट क्या है, आपका आउटर की वजह से या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल सकते हो उसको, और EP क्या है, पोलराइजेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। डन है। अब अगर हम E नॉट और E का अगर रेशियो लेना चाहें, ठीक है, E नॉट और E का अगर रेशियो लें तो इसी को हम बोलते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ये क्या है अपने पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है।
ई नॉट अपान ई का जो रेशियो है इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं। अब इस पोलराइजेशन की वजह से जो इंड्यूस्ड चार्ज हुए, चार्ज जो जनरेट हुए ना, इस पोलराइजेशन की वजह से जो चार्ज जनरेट हुए, इस पोलराइजेशन की वजह से जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुए ना, इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? और ऐसे चार्ज को बोलते हैं हम इंड्यूस्ड चार्ज। जो चार्ज जनरेट होते हैं ऐसे चार्ज को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, क्यू आई। अगर मैंने इंड्यूस्ड चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया है, क्यू आई से रिप्रेजेंट किया है, तो क्यू आई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू के माइनस 1 अपॉन के। ये आ जाएगा आपका इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू। ये फार्मूला आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कंपटीशन देने जा रहे हो। कंपटीशन में थोड़ा सा इधर उधर करके अगर पूछ लेता है तो आप उस चीज़ को सॉल्व करना समझ सको, आपको कैसे सॉल्व करना है। इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो वहाँ पे आप फार्मूला क्रिएट नहीं कर सकते, इतना आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। हालांकि ये सारे फार्मूले आपके जो चैप्टर में दिए हैं वो लिमिटेड दिए हैं, लेकिन उन्हीं को यूज़ करके ये सारे फार्मूले आए हुए हैं, जनरेट किए गए हैं। तो आप उनको जनरेट वहाँ नहीं करने जाओगे तो आपको मैंने फार्मूले क्या कर दिए हैं, सारे इकट्ठा एक साथ लिखवा दिए हैं, जिससे आप फार्मूले को प्रिपेयर करके और आप वहाँ डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो फार्मूले को, ठीक है। एक बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा कौन सा फार्मूला मेरे को कैसे जनरेट करें, क्योंकि वहाँ जनरेट करने का टाइम आपके पास नहीं होता है, ठीक है। तो आप अगर ये पूछा जाए कि इंड्यूस्ड चार्ज कितना हो जाएगा या टोटल कितना चार्ज जनरेट होगा पोलराइजेशन की वजह से, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन, या इसको और छोटा करना चाहो तो आप छोटा भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्यू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, क्यू और के बाई के क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई के हो जाएगा। आप इसको और छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस फार्मूले को कितना शॉर्ट कर सकते हो, डन है। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे कि अगर मेरे पास दो कैपेसिटर है, और दोनों कैपेसिटर को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दोनों कैपेसिटर को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया, और जब दोनों कैपेसिटर को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया तो उनके बीच का जो नेट पोटेंशियल है, वो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा। अगर मैंने दो कैपेसिटर को एक साथ कनेक्ट किया है तो उनका नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल व्हेन टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड, ठीक है, आर कनेक्टेड। अगर मैंने दो कैपेसिटर को एक साथ कनेक्ट कर दिया तो उनका नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ये उसका नेट पोटेंशियल का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। नेट पोटेंशियल का फार्मूला कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। वैसे भी आप सोच सकते हो, अगर आपके पास दो कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो दोनों पे जितना चार्ज है और दोनों पे जितना कैपेसिटेंस है उनका, उसको क्या करोगे आप, दोनों चार्ज को ऐड कर दोगे, दोनों कैपेसिटेंस को ऐड करके डिवाइड कर दोगे, नेट पोटेंशियल आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि उस चार्ज जो कैपेसिटर है हमारे पास, उस कैपेसिटर के बीच में अगर मैं कोई एक टी थिकनेस का कोई कंडक्टिंग प्लेट रख देता हूं, ठीक है। अगर उस कैपेसिटर के अंदर, ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर एक टी थिकनेस का मैं कोई कंडक्टिंग प्लेट रख दे रहा हूं, ठीक है, एक कंडक्टिंग प्लेट रख दे रहा हूं, तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन का कंडीशन समझ में आया आपको कि अगर मैं किसी कैपेसिटर के बीच में एक टी थिकनेस का एक कंडक्टिंग प्लेट रख दे रहा हूं, तो उससे कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, उससे कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी, ठीक है, D माइनस टी। उस थिकनेस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जिस थिकनेस के स्लैब को हम रख रहे हैं, कंडक्टिंग स्लैब को यूज कर रहे हैं, उस थिकनेस को क्या कर देंगे हम, D से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है। और जब T थिकनेस का आप कंडक्टिंग स्लैब रख रहे हो तो उस स्लैब को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अपने पास थिकनेस और भी कम हो जाएगा, मतलब हमारी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, डन है। तो आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा सा और स्टडी करेंगे, फिर आपका चैप्टर भी पूरी तरीके से डन हो जाएगा। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है ना, दो पैरेलल प्लेट, दोनों प्लेटों पे क्या है, चार्ज है, और दोनों प्लेटों पे अगर चार्ज है तो दोनों प्लेटों के पे चार्ज की वजह से उन दोनों प्लेटों के बीच एक फोर्स भी लगेगा। दोनों प्लेटों पर अगर चार्ज है तो दोनों प्लेटों पे चार्ज की वजह से उन पे एक फोर्स भी लगेगा। उस फोर्स को भी हम डिफाइन कर लेते हैं बाय कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग। द फोर्स
बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है, दोनों प्लेट की वजह से ऑफ अ कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में दोनों प्लेट, जो चार्ज प्लेट है ना, उस चार्ज प्लेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, Q स्क्वायर अपॉन A, ठीक है, Q स्क्वायर क्या है, चार्ज का स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्लेट पर इक्वल चार्ज जनरेट होता है, इंडक्शन के थ्रू जनरेट होता है ना, जिसकी वजह से इक्वल चार्ज होंगे, और Q1 Q2 मतलब Q1 के इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, इसकी वजह से क्या आ गया, Q स्क्वायर हो गया, डन है। तो इसकी वजह से फोर्स आ गया। अब अगर हम बात करते हैं कि कैपेसिटर में हम एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, तो कैपेसिटर में हम कितनी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो टोटल एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में हम टोटल कितनी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं उसकी वैल्यू, तो टोटल एनर्जी जो हम स्टोर कर रहे हैं U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q इंटू V, डन है। इतनी एनर्जी हम उसमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। या फिर अगर इसी को और कन्वर्ट करना चाहो तो आप लिख सकते हो हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ये एनर्जी हम क्या करते हैं उस कैपेसिटर में स्टोर करते हैं, ठीक है। इतने में कोई डाउट? आई थिंक अब आपको सारा का सारा मैटर क्लियर हो गया होगा। तो एक बार हम जल्दी से रिकॉल कर देते हैं। देखिए कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जिसका काम होता है चार्ज को स्टोर करना, और कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। हमने कैपेसिटेंस का फार्मूला देखा था, क्या होता है Q/V, बट कैपेसिटेंस ना ही Q पे डिपेंड करता है ना ही V पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड किस पे करता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल जो इस दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में भरा जा रहा है, साथ ही साथ उस कैपेसिटर के डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है। अब हमने देखा डायमेंशन पे ये किस तरीके से डिपेंड करता है, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू आया था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जब मैं कैपेसिटर के दोनों प्लेट का एरिया इंक्रीज करूंगा और उन प्लेट के बीच के डिस्टेंस को डिक्रीज करूंगा तो कैपेसिटेंस मेरा बढ़ जाएगा। फिर हमने बीच का रास्ता निकाला, क्या कि मैं बीच में जो मटेरियल फिलअप कर रहा हूं उस मटेरियल को चेंज करके और मैं कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना चाहता था, तो मैंने यूज किया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है, और आपने देखा क्या कि जो कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई K, ठीक है। तो यहां से हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कांस्टेंट की वैल्यू जितनी इंक्रीज करते जाएंगे हमारा कैपेसिटेंस उतना ही इंक्रीज करता जाएगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, ये लाइक इंसुलेटर होता है, बट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, ठीक है। तो यहां से आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर मैं डिफरेंट थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को बीच में यूज कर रहा हूं तो उसके लिए मेरा जो कैपेसिटेंस आया था वो C इज इक्वल टू क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन, ठीक है। यहां से आप क्या करते हो, नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। बट अगर डिफरेंट एरिया के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैंने यूज किया है तो वहां से हमारा नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A1 K1 प्लस A2 K2 अपन प्लस A3 K3 एंड सो ऑन अपन क्या हो जाएगा D, ठीक है। ये आपका आ जाता था नेट कैपेसिटेंस। बट आपने देखा क्या कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया है तो पोलराइजेशन की वजह से क्या हो गया, चार्ज सेपरेट होने लगे, वरना वैसे क्या थे, कॉन्साइड थे ना, लेकिन चार्ज सेपरेट होने लगे, और सेपरेट होने की वजह से पोलराइजेशन जनरेट हुआ, और पोलराइजेशन की वजह से एक पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो E0 माइनस EP हो गया। E0 क्या है, आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपने ये भी देखा कि डाइलेक्ट्रिक अपने पास कितने टाइप का है, 2 टाइप्स का है, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर क्या होते हैं, कॉन्साइड हो जाते हैं, बट पोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। आपने नॉन पोलर का एग्जांपल देखा जिसमें मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैंने मीथेन को पोलर में डाल दिया, बट मीथेन क्या है, नॉन पोलर है। मीथेन क्या है, नॉन पोलर है। O2 और O2 हो गया, H2 हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या है, नॉन पोलर हैं। इनके सेंटर सेपरेट नहीं होते, कॉन्साइड होते हैं। और आपने देखा क्या, जो पोलर है पोलर में सेंटर सेपरेट होते हैं, जैसे CO2 हो गया है ना, N2O हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, सेपरेट हैं इनके, तो ये क्या हो गए, पोलर हो गए। फिर अगर हम बात करते हैं कि मैंने 2 कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया है तो उनका रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2।
फिर हम बात करते हैं कि अगर मैंने कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर किया है तो कितनी एनर्जी मैंने स्टोर करी है कैपेसिटर में। तो नेट एनर्जी मैंने देखा क्या, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू वी या हाफ क्यू स्क्वायर अपन सी एनर्जी मैंने स्टोर करी है टोटल। या अगर मैं पोलराइजेशन की वजह से वहां पे चार्ज सेपरेट हो रहे हैं तो टोटल चार्ज कितने जनरेट हुए, मतलब इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू क्या होगी, क्यू आई इज इक्वल टू मैंने देखा क्यू वन प्लस कितना हो गया सॉरी वन माइनस के बाई, हाँ कितना था बच्चे, क्यू आई इज इक्वल टू क्या हो जाता था, क्यू वन माइनस वन अपन के। डन है, यहां से मेरा इंड्यूस्ड चार्ज निकल गया था। और फिर अगर दोनों प्लेट कैसे हैं, चार्ज हैं, एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव है, दोनों प्लेट चार्ज है, तो उन दोनों प्लेटों के बीच फोर्स एक लगेगा और वो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्यू स्क्वायर अपन ए हो जाता है। यहां से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो खत्म होता है, 8th चैप्टर जो आपका है वो खत्म होता है। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो प्लीज आप इसको बैक करके फिर से देखिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको समझोगे नहीं आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और हमने ये भी देखा था कि हमने जब कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तो हमारा रिजल्टेंट क्या आया। जब हम कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट आता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन। और जब इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो c इज इक्वल टू हो जाता है c1 प्लस c2 प्लस c3 एंड सो ऑन हो जाता है। हमने पोटेंशियल को भी स्टडी कर रखा और रैंडमली किसी भी पॉइंट पर डायपोल की वजह से पोटेंशियल को स्टडी कर रखा, ठीक है। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में भी रिलेशन देखा कि गॉस थ्योरम का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट सिचुएशन में फाइंड कर सकते थे, ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों में, क्योंकि आप जितने दोस्तों को अपने शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट होगा। और बच्चों का बेनिफिट अगर होता है तो कहीं ना कहीं आपको भी बड़ी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा का पूरा वीडियो देखिए और एनालिसिस कीजिए, खुद से एनालिसिस कीजिए कि हाँ ये चीज़ें अगर लाई गई हैं तो क्यों लाई गई हैं, उसको डिटेल जानना चाहिए। और उसको डिटेल जानने के लिए आपको क्लासरूम प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि अभी आपका एग्जाम बहुत क्लोज है, बहुत ही पास है आपके, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से इसको पूरी की पूरी चैप्टर को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको डिटेल तो नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि डिटेल बताने के लिए आपके पास क्लास है, ठीक है। तो उस क्लास में आपको बहुत डिटेल समझाया जाएगा, बट अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को फोकस करना है और एग्जाम में जो पूछा जाना है वही चीज़ें आप अभी फोकस करो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम बन सकते हैं, मैक्सिमम जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है प्रॉब्लम बनने की, वो सारे के सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके वीडियो को और शेयर जरूर कर दो। थैंक यू।